Hello students, welcome back to my channel, Evan sir. Today we are going to discuss our lecture number 8, that is the chapter relation. In the last lecture we discussed up to equivalence relation and we solved many of the questions, and let's start with the one of question which is very important. Clear? Okay. So if R is a relation defined on the set of natural number n as r equal to x comma y such that 2x plus y equal to 24 for all x comma y belongs to natural number, then find the domain and range of the relation R. Find whether R is an equivalence relation or not. तो यहाँ पे आप लोगों को पूरा क्वेश्चन पूछ लिया जो अब तक हम लोग पढ़ चुके हैं। क्लियर? रिलेशन का डोमेन रेंज निकालना है, फिर उसके बाद उसको चेक करना है ये इक्विवेलेंस है कि नहीं है। इक्विवेलेंस का मतलब है रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक, ट्रांजिटिव है कि नहीं है। क्लियर? तो अभी पहले हम लोग को लिखना पड़ेगा। तो ये क्वेश्चन है तो आप लोगों को गिवन के हिसाब से लिख देंगे। पहले let R be a relation on set of n be defined as this one, R equal to x comma y such that। तो हम लोग को ऐसा लिखना पड़ेगा सोल्यूशन में, बिकॉज 4 मार्क में क्वेश्चन ये आ सकता है। 4 मार्क क्वेश्चन, इट्स 4 मार्क क्वेश्चन, 4 मार्क्स टाइप क्वेश्चन है। आपका स्टेट बोर्ड सीएचईसी हो जाए या सीबीएसई बोर्ड हो जाए, कोई भी बोर्ड हो जाए, क्वेश्चन इस टाइप का आ सकता है। क्लियर? ओके। सो सोल्यूशन है तो हम लोग लिखेंगे अभी क्या लिख सकते हैं अभी। सो लेट R be a relation, let R be a relation on set n be defined as, देखिए थोड़ा तो लिखना पड़ेगा अदरवाइज मार्क नहीं मिलने वाला है। on set n be defined as R equals to x comma y such that 2x plus y equal to 24 for all x comma y belongs to n। Clear? So let's start। सो अभी मुझे पूछा है डोमेन निकालने के लिए। नेचुरल नंबर कहां से शुरू होता है? x से शुरू होता है। x इक्वल टू 1 से शुरू करेंगे तो 2x प्लस y है। क्लियर? तो अभी हम लोग उसको रिलेट कर देते हैं। क्लियर? ओके। तो अभी मैं अगर इस रिलेशन को निकाल दूं 2x प्लस y 24 लिखा हुआ है, तो मैं अगर इसको निकाल दूं तो y इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका 24 माइनस 2x। इज इट क्लियर? तो वी गॉट द रिलेशन। तो अभी ये रिलेशन निकालने के बाद अभी x की जगह में हम लोग वैल्यू डालते हुए y का वैल्यू निकालते रहेंगे। So when x is equal to 1, x equal to आपका 1 डाल दूंगा। when x equal to 1 ऐसे पूरा करना है तो y क्या आ जाएगा आपका 24 minus 2, तो that is equal to 22। क्यों? x के जगह में 1 डालेंगे 2 into 1 2 हो जाएगा 24 minus 22। तो when x equal to 2 तो क्या हो जाएगा y equal to 24 minus 2 into 2 कितना हो गया 4, that is 20। when x equal to 3 तो आपका y कितना हो जाएगा 24 minus 6, that is 18। when x equal to 4 तो आपका कितना हो जाएगा y equal to 24 minus क्या आ रहा है देखिए आप 2 स्टेप बैक से आ रहा है 24 minus 8 क्या हो जाएगा 16। वैसे चलता रहेगा 2 8 जा, तो वैसा अगर हम लोग डालते रहेंगे सिंपल चीज है। क्लियर? तो x 4 5 10 तक डालूंगा हो जाएगा, 11 डालूंगा हो जाएगा। जब 12 डाल दूंगा ये पॉसिबल नहीं होगा, क्यों? नेचुरल नंबर में नहीं आएगा। तो लेट्स अभी x इक्वल टू मैं 11 डाल रहा हूं, x इक्वल टू 11 ऐसे डालूंगा तो y इक्वल टू क्या हो जाएगा 24 माइनस 22, दैट इज इक्वल टू 2 आ गया। तो बट व्हेन x इक्वल टू 12 डाल दिया, ये तो नेचुरल नंबर है, तो y इक्वल टू क्या आने वाला है 24 minus 24 which is equal to 0, but 0 does not belong to natural number। तो यहीं पे हम लोग स्टॉप कर लेंगे क्योंकि उसके बाद सारा नेगेटिव आंसर आने वाला है और ये रिलेशन में नहीं हो सकता। तो अभी मेरा r क्या होगा, तो my r is now equal to, तो क्या हुआ x 1 दिया तो y 22 आया, तो 1 22 फिर आएगा 2 20। देखिए जो रिलेशन आया है इनपुट आउटपुट। क्लियर? 3 18 then 4 16 then 5 14 then 6 12 then कितना होगा बोलिए 7 क्या होगा 10 then 8 8 then 9 क्या हो जाएगा ये यहाँ पे 2 डिक्रीज करते हुए जा रहे तो 6, फिर क्या हो जाएगा आपका 10 4 फिर 11 2 फिर 12,0 नहीं लिख सकते तो यहीं पे स्टॉप हो गए। रिपीटिंग मी और नॉट, ये समझ में आ गया आपको। अभी डोमेन पूछा है, डोमेन मतलब द फर्स्ट एलिमेंट ऑफ द ऑर्डर पेयर। रिलेशन में जो जो फर्स्ट एलिमेंट पे है तो डोमेन ऑफ आर, तो डोमेन ऑफ आर क्या बन जाएगा यहाँ पे
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11. So 1 2 3 4 dot 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 up to 11. Is it clear? अभी रेंज ऑफ आर निकालेंगे तो व्हाट वुड बी द रेंज ऑफ आर? तो रेंज ऑफ आर आपका मतलब सेकंड एलिमेंट ऑफ ऑर्डर पे 22 20 18 16 14 12 10 18 ऐसा है। तो 2 से शुरू हो रहे हैं तो 2 4 6 8 डॉट 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 ऐसे करते हुए we will end at 22. Is it clear? तो simply तो अगर हम लोग इसको सेट बिल्डर फॉर्म में भी लिख सकते हैं, सेट ऑफ नेचुरल नंबर x such that x is a natural number. सिंपल इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं। इसको अगर हम लोग लिखना चाहे किस फॉर्म में, सेट बिल्डर फॉर्म में, तो ऐसे भी लिख सकते हैं डोमेन ऑफ r इज इक्वल टू, मैं ऐसे लिखूंगा x such that क्या क्या हो सकता है एलिमेंट, x such that x is less than equal to 11 for all x belongs to natural number. Is it clear? तो हो गया ना, देखिए x less than equal to 11 होगा और x एक नेचुरल नंबर, तो 11 हो सकता है, उसके बाद 10 आएगा, 9 आएगा, 8 आएगा, ऐसे लिख सकते हैं। तो रेंज ऑफ r को अगर हम लोग लिखना चाहें तो रेंज ऑफ r कैसे हो जाएगा आपका, x such that x, तो मैं कैसे लिखूंगा, x equal to 2n, x equal to 2n for all n कहां तक जा रहा है, 22 तक जा रहा है, तो n is less than equal to 11 and क्या है, n क्या है आपका, n belongs to natural number। तो देखिए x 2n हो गया, मतलब 2 11 22 आ गया, फिर उसके बाद क्या डालूंगा, 10 डालूंगा, 20 ऐसा करके 1 डालूंगा तो 2 ही रहेगा, उससे ज्यादा नहीं, तो और n एक नेचुरल नंबर, तो ऐसे भी करके हम लोग रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो दिस इज वी गॉट डोमेन रेंज ऑफ द रिलेशन R। तो अभी पूछा है फाइंड वेदर R इज एन इक्विवेलेंट रिलेशन और नॉट। तो R इक्विवेलेंट रिलेशन होगा कि नहीं होगा वो हम लोगों को चेक करना है। तो ऑलरेडी हम लोग के पास R अवेलेबल है, तो देखिए रिफ्लेक्सिव के लिए सारा डायगोनल एलिमेंट रहना चाहिए, सेट M है हमारा, और देखिए यहाँ पे 1 1 नहीं है, 2 2 नहीं है, 3 3 नहीं है, कुछ भी नहीं। अगर एक भी फेल्योर हो गया तो रिफ्लेक्सिव नहीं कहलाएगा। तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे फॉर रिफ्लेक्सिव, तो रिफ्लेक्सिव के लिए क्या लिखेंगे हम लोग, as 1 belongs to natural number but 1 comma 1 does not belongs to R, so R is not reflexive। ऐसा पूरा एग्जांपल देके लिखना पड़ेगा आप लोगों को, ये 4 मार्क का क्वेश्चन है, डिटेल्स में लिखना पड़ेगा। फिर सिमेट्रिक के लिए चलेंगे, देखिए सिमेट्रिक, तो सिमेट्रिक के लिए मुझे दोनों एलिमेंट as 1 comma 22 belongs to natural number, मैं ले लिया, देखिए 1 का 22, तो 1 comma 22 belongs to R but 22 comma 1 does not belongs to R, so R is not symmetric। तो R symmetric नहीं कहलाएगा, ये चीज आप मार्क कर लीजिए, समझ में आ रहा है कि नहीं। तो R symmetric नहीं कहलाएगा, और ट्रांजिटिव भी नहीं होने वाला। यहाँ पे देखिए आप खुद ट्रांजिटिव के लिए ट्राई करिए बाय पॉजिंग द वीडियो, प्लीज ट्राई द फॉर ट्रांजिटिव, यू हैव ट्राइड फॉर ट्रांजिटिव, जस्ट सी। देखिए मैं आप लोगों को समझा देता हूँ। ट्रांजिटिव के लिए हमको तीसरा एलिमेंट ढूंढना पड़ेगा। यहाँ पे देखिए 7 10 है, 10 4 है, 7 10 10 कनेक्ट कर रहा है, 7 4 है क्या, नहीं है वहां पे मेरे पास 7 4, तो वो नहीं हो सकता। तो मैं यहाँ पे 3 एलिमेंट लिख लेता हूँ एज 7 10 4 बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर एंड 7 10 बिलोंग्स टू R and 10 4 belongs to R but 7 4 does not belongs to R, so R is not transitive। सिर्फ एक ही एग्जांपल देना है, उससे ज्यादा नहीं लिखना है। समझ में आ रहा है कि नहीं आप लोगों को। so R is not transitive, तो यहाँ पे क्या हो गया, R ट्रांजिटिव नहीं है, सिमेट्रिक नहीं है, रिफ्लेक्सिव नहीं है, so क्या हो जाएगा, so R is not an equivalence relation, so R is not an equivalence relation। Hope you have understood the concept of this question, so please note it down, clear? Okay, you have understood the last question. Let's move to the another question, that is if f is a function from x to y is a function, it's a denotation of function। आप लोग अच्छे से मालूम है, फंक्शन क्लास 11 में पढ़े हुए हैं। if f is a function from x to y is a function, define a relation r on x। तो किसके ऊपर में वो डिफाइन करने के लिए बोल रहा है, वो बोल रहा है कि r एक रिलेशन है किसके ऊपर में, x के ऊपर में, given by r equal to a comma b such that f of a equal to f of b, so that r is an equivalence relation on x। So हम लोग अभी इसका सोल्यूशन निकालेंगे, तो व्हाट वुड बी द सोल्यूशन, उसका राइटिंग प्रोसीजर कैसा रहेगा वो बहुत इंपॉर्टेंट है। सो हियर R is the subset of x cross x। Is it clear? Because relation on x, so अगर x cross x है, be defined as
बी डिफाइंड एज, उसको पूरा लिखना पड़ेगा आप लोगों को, बी डिफाइंड एज आर इक्वल टू ए कॉमा बी सच दैट एफ ऑफ ए इज इक्वल टू एफ ऑफ बी। यस, सो लेट्स स्टार्ट फॉर द इक्विवेलेंस इज गिवन। सो इक्विवेलेंस के लिए पहले हम लोग शुरू करेंगे रिफ्लेक्सिव से। तो रिफ्लेक्सिव के लिए मैं आप लोगों को बोलते हुए आ रहा हूं, वी हैव टू टेक ओनली वन एलिमेंट, एक ही एलिमेंट लेना है हम लोगों को, उससे ज्यादा नहीं है। तो हम लोग ले लेते हैं लेट x लीजिए, y z लीजिए, नहीं तो वही a लीजिए। लेट a बिलोंग्स टू कैपिटल X, क्यों सेट x के ऊपर में हो रहा है, तो लेट a बिलोंग्स टू कैपिटल X सच दैट क्या लिखेंगे, मुद्दा चाहिए भाई, मुद्दा क्या है यहाँ पे, f of a equal to f of b, तो b will be replaced by that a, so f of a equal to f of a नहीं, every function is equal to itself, we know that one। तो हम लोग लिखेंगे we know every function is equal to itself, और खुद के साथ इक्वल होगा, तो दैट इज, तो मैं लिख सकता हूं f of a is equal to f of a। अगर f of a equal to f of a हो गया तो डेफिनेटली a कॉमा a belongs to r हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, r is reflexive किसके ऊपर में, on x। इज इट क्लियर? बहुत ही इजी है, कुछ नहीं है, बहुत क्वेश्चन हम लोग सॉल्व कर चुके हैं, तो इजीली यू आर एबल टू अंडरस्टैंड ईच एंड एवरी कॉन्सेप्ट व्हाट आई टॉट यू। क्लियर? नेक्स्ट गो टू द सिमेट्रिक कॉन्सेप्ट। तो हम लोग अभी मूव करेंगे सिमेट्रिक के लिए। तो सिमेट्रिक के लिए क्या बोलते हैं, मुझे दो एलिमेंट चाहिए, तो लेट मैं लूंगा, लेट a कॉमा b बिलोंग्स टू x में ले लिया, सच दैट यहाँ पे क्या गिवन होता है, सच दैट आप लोग को अच्छे से मालूम है a कॉमा b मस्ट बी बिलोंग्स टू r, ये गिवन है, हमको प्रूव करना है b कॉमा a बिलोंग्स टू r, ये चीज आप मार्क करते हुए रखिए। क्लियर? तो a कॉमा b अगर बिलोंग्स टू r होता है तो मैं क्या लिखूंगा यहाँ पे, मेरे क्वेश्चन के हिसाब से f of a must be equal to f of b। और यहाँ पे एक चीज मार्क करिए, अगर f of a equal to f of b है तो f of b भी must be equal to f of a होगा ना। If Ram equals to Sam, then Sam is also equals to Ram, is it or not? तो likewise f of b equal to f of a जब हो गया तो इसका मतलब क्या आ गया, b comma a belongs to r आ गया ना। तो इसका मतलब क्या हो गया यहाँ पे, r is symmetric, तो r यहाँ पे क्या हो गया हम लोग का, सिमेट्रिक ऑन x, हम लोग कैपिटल x के ऊपर में ले रहे हैं। अभी हम लोग को प्रूव करना पड़ेगा ट्रांजिटिव। प्लीज वीडियो को पॉज करके इसको पहले नोट डाउन कर दीजिए, रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक, ट्रांजिटिव। क्लियर? मैं थोड़ा इरेज कर रहा हूँ। नेक्स्ट मूव टू द ट्रांजिटिव सेक्शन। तो ट्रांजिटिव क्या बोलता है आपको, ट्रांजिटिव है मुझे तीन एलिमेंट चाहिए, तो लेट a कॉमा b कॉमा c बिलोंग्स टू सेट x। इज इट क्लियर? सच दैट यहाँ पे क्या है, a b को रिलेट करेगा, b c को रिलेट करेगा, ये हम लोग के लिए गिवन कंडीशन है, सच दैट a कॉमा b बिलोंग्स टू r एंड b कॉमा c आल्सो बिलोंग्स टू r। इज इट क्लियर? तो अगर a कॉमा b बिलोंग्स टू r है एंड b कॉमा c बिलोंग्स टू r है, तो यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ f of a इज इक्वल टू f of b and f of b is equal to f of c। तो यहाँ पे एक चीज देखिए, ये चीज कनेक्ट कर रहा है दोनों को, तो डेफिनेटली f of a is also equal to f of c। अगर a equal to b and b equal to c, then definitely a equal to c होगा ना, तो f of a equal to f of c बन गया यहाँ पे। तो अगर ये चीज आ जाता है according to the condition a comma c must belongs to r, तो इसके हिसाब से क्या हो गया, r is transitive on x। तो हम लोगों का सेट x के ऊपर में ट्रांजिटिव हो जाएगा। तो फिनाली हम लोग को लिखना पड़ेगा hence r being reflexive, जैसे लिखते हुए जा रहे हैं वैसे ही लिखना पड़ेगा। ओके, तो r being reflexive symmetric, सेम गाना चल रहा है, हम लोग को लिखना पड़ेगा r being reflexive symmetric and transitive, so R is an equivalence relation। हो गया ना बच्चों, मेरे प्यारे बच्चों, हो गया ना। So R is an equivalence relation and proof कर लिया हम लोग। Hope you have understood the concept. Please note it down by pausing the video. Understood the last question. Let's do another question. Find the least positive integer r such that 185 belongs to r
यहाँ पे देखिए स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर में 7। देखिए ऐसा क्वेश्चन गिवन है तो डोंट बी कंफ्यूज, ये सिंपली आस्क कर रहा है कॉन्ग्रुएंस मॉड्यूलो वाला कॉन्सेप्ट है। कॉन्ग्रुएंस मॉड्यूलो हम लोग डिस्कशन किए थे, a कॉन्ग्रुएंस b मॉड्यूलो m क्या था, a माइनस b इज डिविजिबल बाय m। तो यहाँ पे देखिए जो 7 लिखा हुआ है ना, अब रॉफ में क्या करेंगे 185 को 7 में डिवाइड कर देंगे, 185 को 7 में डिवाइड कर देंगे। तो whenever you will divide the 185 by 7 तो क्या मिलेगा, 7 2s are 14, यहाँ पे 4 5 आ रहा है, 7 6 जा 42, तो you will get 3 as a remainder। तो ये जब आ रहा है तो हम लोगों को क्या करना पड़ेगा, उसको रिप्लेस करना पड़ेगा। तो 7 into 26 plus 3 ये आपका क्या बन जाएगा, ये आपका बन जाएगा 185 को जब हम लोग लिखेंगे डिविडेंड इक्वल टू क्वोशिएंट इनटू डिवीजर प्लस रिमाइंडर, इसी कॉन्सेप्ट में हम लोग उसको लिख सकते हैं। तो जब ये वाला कॉन्सेप्ट आ जाएगा तो मैं लिखूंगा 185 इज इक्वल टू क्या लिखूंगा, 26 into 7 plus 3 इज इट। मतलब यहाँ पे क्या हो रहा है, देखिए 1 into 20 तो डिवाइडेबल बाय 7 करूंगा तो 26 आ जाएगा यहाँ पे आपका 26 डिवाइडेबल बाय 7 करेंगे तो 26 into 7 जब भी हम लोग लिखेंगे, इसका मतलब हम लोग इसको कैसे लिख सकते हैं, 185, मैं इसको अगर लिखना चाहूँ 185 कॉन्ग्रुएंस 0 मॉडुलो 7 लिख रहा हूं प्लस 3 बाहर आ जाएगा आपका। देखिए यहाँ पे 185 कॉन्ग्रुएंस 0 मॉडुलो 7 प्लस 3, चले राइट और नॉट। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, यहाँ पे 0 है, ये प्लस 3 यहाँ पे रिप्लेस कर देगा, तो यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं 185 कॉन्ग्रुएंस 3 मॉडुलो 7। इज इट क्लियर। तो 185 कॉन्ग्रुएंस 3 मॉडुलो 7, देखिए इस हिसाब से आएगा, जितना वो बच जाएगा वही आपका क्या है, कॉन्ग्रुएंस में रह जाएगा। तो 185 माइनस 3 कर लेंगे तो डिविजिबल बाय 7 हो जाएगा, तो इसका मतलब आ गया। तो इसका मतलब क्या होगा, फाइंड द लीस्ट पॉजिटिव इंटीजर r। सो हियर द लीस्ट पॉजिटिव इंटीजर, सो द लीस्ट पॉजिटिव इंटीजर is 3. This is our answer. And the least positive integer is 3. Please note it down. The last answer. तो इसको हम लोग और एक अदर मेथड में भी सॉल्व कर सकते हैं। वही सेम चीज है, देखिए 185 हम इसको ऐसे लिखने के बाद we can write over here 185 minus r is equal to 7k। 185 माइनस r, ये जो r है हम लोग ऐसे लिख देंगे इक्वल टू 7k। तो जब ये आ जाएगा तो 185, तो फॉर ऑल क्या बन जाएगा, k belongs to z and r must be less than 7, और 7 से ज्यादा नहीं हो सकता। Are you getting me? तो 185 माइनस r, तो ये जब लिख रहे हैं तो 185 माइनस r जब मैं लिखूंगा तो ये क्या बन गया, 185 कॉन्ग्रुएंस r मॉडुलो 7। तो अभी देखना है r के जगह में कौन सा वैल्यू सूटेबल होगा, तो मॉडुलो 7 कर सकते हैं। तो 185 के जगह में यहाँ पे अगर मैं 3 लिख देता हूँ r के जगह में, तो मेरा वैल्यू सूट कर रहा है, तो सिंपली अभी मैं लिखूंगा सो r इक्वल टू 3। तो इजीली यू कैन डू लाइक दिस आल्सो। ओके, सो लेट्स डू अनदर क्वेश्चन। सपोज हम लोग लिखेंगे 211 बिलोंग्स टू r ऑफ 8। इज इट क्लियर। तो 211 बिलोंग्स टू, तो वही स्मॉलेस्ट इंटीजर पूछा है, तो आई वांट टू सॉल्व दिस वन। तो 211 माइनस r इज इक्वल टू 8k। फॉर ऑल k बिलोंग्स टू एनी इंटीजर and r is always less than 8, उससे ज्यादा नहीं हो सकता, ठीक है। 211 माइनस r इक्वल टू 8k हो गया। तो इसके हिसाब से अगर मैं इसको लिखूंगा तो 211 कॉन्ग्रुएंस r मॉडुलो 8, ये कन्वर्शन हो गया इस हिसाब से। तो r के जगह में मैं क्या डालूंगा, तो तभी जाकर तो सिंपली 211 में मैं 8 को डिवाइड कर दूंगा। तो अगर मैं 8 को डिवाइड करा तो 8 2 जा 16, तो 51, 8 6 जा 48। What I'm getting 3, again I'm getting, so simply r के जगह में 3 हो जाएगा। तो सिंपली यहाँ पे मैं क्या लिख सकता हूँ, 211 कॉन्ग्रुएंस 3 मॉडुलो 8। तो इसका मतलब अगर मैं 211 से 3 डिवाइड कर दूंगा, तो मतलब माइनस कर दूंगा, तो डेफिनेटली इट विल बी डिविजिबल, राइट। तो यहाँ पे मेरा r का वैल्यू क्या आ जाएगा, 3। तो नाउ इजीली यू कैन सॉल्व दिस टाइप ऑफ क्वेश्चंस। इज इट क्लियर। तो आपका अदर क्वेश्चंस भी पूछ सकता है किस टाइप का, प्लीज नोट इट डाउन। आप इसको लिख दीजिए पहले, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कशन करेंगे। Understood the last concept. Let's discuss another question. Find least non-negative integer r such that 7 into 13 into 25 into 415 congruence r modulo 11. Likewise this. So जब भी इस टाइप का क्वेश्चन रहेगा इंडिविजुअली पहले निकाल। तो पहले देखिए 7 कॉन्ग्रुएंस r में करके मॉडुलो 11 करूंगा। तो ये इसके लिए मेरा क्या हो सकता है, 7 कॉन्ग्रुएंस r के जगह में मैं क्या डाल सकता हूँ, 7, बिकॉज 0 इज डिविजिबल बाय एनी नंबर। क्लियर, दिस इज अ मिनिमम नंबर, सो मॉडुलो 11। इज इट क्लियर। नेगेटिव नहीं जा सकता मैं,
नॉन नेगेटिव पूछा है यहाँ पे, क्लियर, ओके। सो 7 फिर गया 13 के लिए, तो 13 कॉन्ग्रुएंस आर लूंगा मॉडुलो 11। तो आर के जगह में मैं क्या डालूंगा, यहाँ पे 13 है, कॉन्ग्रुएंस क्या करूंगा मैं यहाँ पे 2 डाल दूंगा तो डिविजिबल हो जाएगा, 13 - 2 इज डिविजिबल बाय 11, सो मॉडुलो 11। इज इट क्लियर? तो अभी देखिए 13 के बाद आ रहा है 25, सो 25 कॉन्ग्रुएंस आर मॉडुलो 11। तो नियरली देखेंगे तो क्या आ सकता है आप लोग का, यहाँ पे 11 को अगर मैं देख रहा हूँ 25, 11 2 जा 22, तो 3 मुझे चाहिए, 25 - 3, सो 25 कॉन्ग्रुएंस मैं आर के जगह में ले लूंगा 3 मॉडुलो 11। इज इट क्लियर? तो अभी मुझे क्या लेना है 415, सो 415 कॉन्ग्रुएंस आर मॉडुलो 11। इज इट? जैसे स्मॉलेस्ट में आप लोगों को लास्ट क्लास बताया था, अभी जस्ट प्रीवियसली बताया 415, उसमें 11 डिवाइड कर दे, जितना रिमाइंडर रहेगा वही आपका है। 11 अगर डिवाइड कर देते 11 3 are 33, तो आपका आ जाएगा 41 से 33 जाने से कितना आता है 85, तो 11 7 जा कितना हो जाएगा आपका 77, तो आपका आ रहा है 15 से 8 आ रहा है, समझ में आ रहा है, तो 8 बच जा रहा है। तो अगर मैं 415 से 8 माइनस कर देता तो आई विल गेट डेफिनेटली 37, इज इट? तो यहाँ पे मेरा आ जाएगा 415 कॉन्ग्रुएंस क्या आ रहा है मेरा 8 मॉडुलो 11। अच्छा, सब मल्टीप्लिकेशन में अभी मुझे सारा r को मल्टीप्लाई कर देना है, समझ में आ रही है? तो अभी मैं क्या करूंगा, सो 7 × 2 × 3 × 8 कॉन्ग्रुएंस r मॉडुलो 11। मुझे सबसे स्मॉलेस्ट निकालना है, समझ में आ रही है? तो ऐसे करूंगा तो अभी क्या बन जाएगा 7 2 जा 14, 14 3 जा कितना हो गया 7 2 जा 14, 14 3 जा 42, 42 × 8 हाउ मच 42 × 8, 8 2 जा 16, 6 रख के ले 1, तो 8 4 जा 32, 133, ठीक है 336 आ गया। तो मेरे पास क्या आ गया 336 कॉन्ग्रुएंस आर मॉडुलो 11। तो अभी मुझे अगर आंसर निकालना है तो r के जगह में कितना माइनस करूंगा 336 - r इक्वल टू 11 के, तो सिंपली मैं डिवाइड कर दूंगा 336 को 11 में, तो 11 3 जा 33, तो सिंपली आ गया, तो ये 30 हो जाएगा, यहाँ पे आपका 6 बच जा रहा है, समझ में आ रहा है कि नहीं? तो सिंपली आई एम गेटिंग व्हाट 6, अगर मैं 6 को माइनस कर देता हूँ डेफिनेटली करूंगा तो 336 कॉन्ग्रुएंस 6 modulo 11. So here my r is equals to 6. So this is my smallest non-negative integer जिसके लिए ये रिलेशन satisfy करेगा. Please note it down. बहुत ही इजी है, कुछ नहीं है, सिंपली सबका पहले निकाल दीजिए, उसके बाद उसको फिर जो जो आएगा r के जगह में उसको मल्टीप्लाई करके 11 के साथ फिर उसको डिवाइड करना है, फिर उसके बाद यू विल गेट द आंसर. ओके, प्लीज नोट इट डाउन. You have understood the last concept, clear? So let's start with another important type of relation that is called partial ordering relation, which is very very important. Partial ordering relation. Partial ordering relation, or we can say partial order relation. Is it clear? So what does it mean partial order relation? The relation R is said to be a partial order relation if it is, तो notes लिखते रहिए, the relation R is said to be a partial order relation, said to be a partial order relation if and only if it is, देखिए I double F का मतलब होता है if and only if. Partial order relation if it is first bit रिफ्लेक्सिव, अगर एक रिलेशन रिफ्लेक्सिव है, सेकंड बिट एंटी सिमेट्रिक होगा. इक्विवेलेंस में क्या होता था रिफ्लेक्सिव विद सिमेट्रिक होता था, लेकिन यहाँ पे क्या बन जाएगा एंटी सिमेट्रिक बनेगा. समझ में आ रहा है कि नहीं? सो अगर एक रिलेशन रिफ्लेक्सिव है, एंटी सिमेट्रिक है एंड ट्रांजिटिव है टुगेदर, मतलब साइमल्टेनियसली एक रिलेशन रिफ्लेक्सिव होगा, एंटी सिमेट्रिक होगा एंड ट्रांजिटिव होगा, तभी जाके हम लोग उस रिलेशन को बोलेंगे पार्शियल ऑर्डरिंग रिलेशन, व्हिच इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. तो रिफ्लेक्सिव के लिए आपको मालूम था एंटी सिमेट्रिक. रिफ्लेक्सिव क्या था आपका? रिफ्लेक्सिव के लिए था आपका फॉर ऑल a बिलोंग्स टू a देयर मस्ट एग्जिस्ट a, a बिलोंग्स टू r. तो इसके लिए क्या था आपको a, b बिलोंग्स टू r and b, a belongs to r. तो क्या होना चाहिए then a equal to b होना चाहिए for all a, b must be belongs to that set. Is it clear? और ट्रांजिटिव क्या था आपका a, b belongs to r and b, c belongs to r, then a, c belongs to r.
फॉर ऑल ए बी सी बिलोंग्स टू सेट ए। अगर ये सेटिस्फाई कर देता है साइमल्टेनियसली, तभी जाके हम उस रिलेशन को पार्शियल ऑर्डरिंग बोलेंगे। क्लियर? तो लेट्स कंसीडर वन एग्जांपल ऑफ पार्शियल ऑर्डरिंग रिलेशन। तो मैं सपोज एक सेट लिखता हूं, लेट ए इक्वल टू 1 2 3। तो और एक रिलेशन लिखता हूं, आर इक्वल टू सपोज 1 1 2 2 3 3 1 2 2 3 एंड 1 3। मैंने लिख दिया। समझ में आ रहा है कि नहीं? क्लियर? आई हैव रिटन। तो अभी देखना है ये पार्शियल ऑर्डरिंग होगा कि नहीं होगा। सिंपल मार्क है। रिफ्लेक्सिव है कि नहीं? देखिए डेफिनेटली 1 1 2 2 3 3 है, तो ये रिलेशन तो आपका रिफ्लेक्सिव बन गया। डेफिनेटली इट्स रिफ्लेक्सिव हो गया आपका। अभी देखना एंटीसिमेट्रिक। एंटीसिमेट्रिक क्या बोलता है? ए बी बिलोंग्स टू आर है और बी ए अगर बिलोंग्स टू आर नहीं है तभी वो एंटीसिमेट्रिक बन जाएगा। सिंपल मैं आप लोगों को बोला था जब एंटीसिमेट्रिक पढ़ाया था, तब आप लोगों के साथ मैं डिस्कशन किया था, ए बी है मतलब बी ए नहीं रहेगा। अगर बी ए है तो एसिमेट्रिक क्या बोलता है? स्ट्रिक्टली मना कर देता है बी ए नहीं रहेगा। लेकिन एंटीसिमेट्रिक बोलता है अगर बी ए है तो ए इक्वल टू बी मस्ट होगा। तो ए बी है, बी ए है, तब a इक्वल टू बी है, तभी जाके एंटीसिमेट्रिक। नहीं तो a b है, b a नहीं है तो सिंपली एंटीसिमेट्रिक। आर यू गेटिंग मी? क्लियर? तो यहाँ पे देखिए रिफ्लेक्सिव है, 1 1 2 2 3 3 कोई मैटर नहीं करता है। सिंपल डायगोनल एलिमेंट रहे या ना रहे डजंट मैटर, इट इज ऑलवेज एंटीसिमेट्रिक। क्लियर? तो अभी देखिए 1 2 2 3 1 3 हो गया। समझ में आ रही है कि नहीं? अभी देखिए 1 2 है, 2 1 नहीं है, एंटीसिमेट्रिक सपोर्ट्स। 2 3 है, 3 2 नहीं है, एंटीसिमेट्रिक सपोर्ट्स। 1 3 है, 3 1 नहीं है, दैट्स व्हाई एंटीसिमेट्रिक सपोर्ट्स। तो दिस इज एन एंटीसिमेट्रिक रिलेशन। तो ये क्या बनेगा? ये एक एंटीसिमेट्रिक होगा, लेकिन सिमेट्रिक नहीं कहलाएगा। समझ में आ रहा है कि नहीं? तो अभी देखिए ट्रांजिटिव, ऑलरेडी हम लोग इसको ट्रांजिटिव सेक्शन में प्रूव किए थे, ट्रांजिटिव होगा। ये तो सारा है 1 2 2 3 है, कनेक्ट करे 1 3, तो दिस इज एन ट्रांजिटिव रिलेशन। तो ये एक ट्रांजिटिव रिलेशन है आपका। तो दैट्स व्हाई हम लोग इसको क्या बोल सकते हैं? पार्शियल ऑर्डरिंग रिलेशन। पार्शियल ऑर्डरिंग रिलेशन। समझ में आ रहा है? तो उसी हिसाब से अगर हम लोग सेकंड एग्जांपल एक कन्वर्ट करते हैं, आइडेंटिटी रिलेशन। तो हम लोगों को मालूम है एवरी आइडेंटिटी रिलेशन इज रिफ्लेक्सिव। वो क्या होगा? रिफ्लेक्सिव भी होगा, एज वेल एज एंटीसिमेट्रिक होगा। हम लोग पढ़ चुके हैं एवरी आइडेंटिटी रिलेशन इज एन anti-symmetric relation and every identity relation is a transitive relation. So that's why every identity relation is a partial ordering relation. Partial ordering relation. समझ में आ रहा है कि नहीं? पार्शियल ऑर्डर रिलेशन, POR में लिखा है यहाँ पे। तो एवरी आइडेंटिटी रिलेशन इज अ पार्शियल ऑर्डर रिलेशन, बट एवरी पार्शियल ऑर्डर रिलेशन इज नॉट एन आइडेंटिटी रिलेशन। ये चीज को आप अच्छे से याद रखिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट मैं आप लोगों के साथ डिस्कशन कर रहा हूँ। तो उसी अकॉर्डिंगली अगर वॉइड रिलेशन को कंसिडर करेंगे, वॉइड क्या है आपका? वॉइड रिलेशन नॉट रिफ्लेक्सिव हो जा रहा है, नॉट रिफ्लेक्सिव। वॉइड नॉट रिफ्लेक्सिव है, लेकिन एक वॉइड रिलेशन एक एंटीसिमेट्रिक है। हम लोग पढ़ चुके हैं इसको। वॉइड रिलेशन एक एंटीसिमेट्रिक होगा, वॉइड रिलेशन एक ट्रांजिटिव होगा। तो ये एंटीसिमेट्रिक है, ट्रांजिटिव है, बट नॉट रिफ्लेक्सिव, दैट्स व्हाई नॉट पार्शियल ऑर्डरिंग। तो ये नॉट पार्शियल ऑर्डरिंग रिलेशन, तो ये कभी भी पार्शियल ऑर्डरिंग रिलेशन नहीं कहलाएगा। प्लीज नोट इट डाउन। क्लियर? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। Let's consider another example. Let R be relation power set P of X be defined as R equal to A, B। हमेशा पावर सेट में हम लोग का एलिमेंट कैपिटल में लिखेंगे, बिकॉज पावर सेट इज अ सेट ऑफ सबसेट्स। A is a subset of B for all A, B belongs to power set of X। तो पहले हम लोग को देखना है ये पार्शियल ऑर्डर होगा कि नहीं। तो लेट्स स्टार्ट विद द रिफ्लेक्सिव। तो रिफ्लेक्सिव के लिए जब हम लोग इसको प्रूव करेंगे, तो रिफ्लेक्सिव क्या कहलाता है हम लोगों को? रिफ्लेक्सिव के लिए मुझे एक ही एलिमेंट चाहिए, तो मैं ले लिया लेट A बिलोंग्स टू P ऑफ X, और मैं यहाँ पे सारा एलिमेंट को कैपिटल में लिखूंगा, ये सब सेट्स है। लेट A बिलोंग्स टू P ऑफ X एंड वी नो दैट एवरी सेट, मुद्दा क्या है यहाँ पे? A सबसेट ऑफ B, तो B भी सबसेट, तो A इज सबसेट, एवरी सेट इज सबसेट ऑफ इटसेल्फ। हम लोग को मालूम है, we know every set is subset of itself। every set is subset of itself, ये हम लोग को मालूम है ऑलरेडी। तो that is A must be the subset of A। अगर A is the subset of A, तो इसका मतलब A belongs to R, so R is reflexive। तो R आपका क्या हो गया? रिफ्लेक्सिव कहलाएगा यहाँ पे। so R is
रिफ्लेक्सिव किसके ऊपर में, ऑन P ऑफ X। रिमेटिंग में क्लियर, तो R रिफ्लेक्सिव हो गया। अभी हम लोग को देखना है सिमेट्रिक तो ये नहीं होगा, A इज द सबसेट ऑफ B, देन B नेवर बी सबसेट ऑफ A, कभी भी नहीं हो सकता। क्लियर, तो एंटी सिमेट्रिक के लिए अभी चलेंगे, क्यों हम लोग को यहाँ पे पार्शियल ऑर्डरिंग के लिए देखना है। तो एंटी सिमेट्रिक क्या कहलाता है, एंटी सिमेट्रिक बोलता है गिवन कंडीशन के लिए दो मुझे एलिमेंट है, तो लेट A, B belongs to power set of X, let A, B belongs to power set of X such that, तो क्या करना पड़ेगा, such that A, B belongs to R and B, A belongs to R, दोनों सपोज बिलोंग्स कर रहा है, हमको प्रूव करना है A इक्वल टू B। तो अगर A, B बिलोंग्स टू A must be the subset of B and B belongs to B the subset of A। ये कब हो सकता है, जब A इक्वल टू B होगा, अदरवाइज पॉसिबल है क्या, A is the subset of B and B would be the subset of A, it is possible only when A equal to B, otherwise not possible। तो इसका मतलब क्या हो गया, R is an antisymmetric, R is an antisymmetric relation, एंटीसिमेट्रिक रिलेशन ऑन P ऑफ X। तो यहाँ पे आप लोगों का आ गया एंटीसिमेट्रिक, तो ये रिफ्लेक्सिव भी कहलाया, एंटीसिमेट्रिक भी कहलाया। प्लीज वीडियो को थोड़ा पॉज करके लिख दीजिए पहले, मैं थोड़ा रिवाइज कर रहा हूँ बिकॉज आई हैव नो स्पेस। ओके, सो लेट्स गो फॉर द ट्रांजिटिव। क्लियर, सो ट्रांजिटिव के लिए मुझे क्या करना है ना, ट्रांजिटिव के लिए मुझे अभी तीन एलिमेंट चाहिए, तो आई वुड टेक लेट A, B, C बिलोंग्स टू P ऑफ X such that, मुझे क्या करना पड़ेगा, such that मैं लिखूंगा A, B belongs to R and B, C belongs to R। मुझे प्रूव करना है A, C belongs to R हो रहा है कि नहीं हो रहा है। तो अगर A, B belongs to R है तो A must be the subset of B and B must be the subset of C। तो देखिए यहाँ पे अगर A B का सबसेट है और B the subset of C, then definitely A is the subset of C, तो definitely A, C belongs to R, concept of sets, so simply R is transitive। तो R is transitive, सिंपल, समझ में आ गया, ट्रांजिटिव ऑन P ऑफ X। तो यहाँ पे देखिए हम लोग को मिल गया R रिफ्लेक्सिव है, एंटीसिमेट्रिक है, एज वेल एज ट्रांजिटिव है। सो R is a partial ordering relation, R is a partial ordering relation। Hope you understood this concept, please note it down। Let's discuss another example. Let R be a relation on set of natural numbers n be defined as R equal to A, B such that A is greater than equal to B for all A, B belongs to A। So let's do for the reflexive case। तो reflexive के लिए हम लोग को एक ही एलिमेंट चाहिए, तो हम लोग ले लेंगे let A belongs to set n, suppose sorry A नहीं होगा, n होगा, natural number। Clear is it? So let A belongs to n। We know, देखिए यहाँ पे B की जगह में A रिप्लेस हो जाएगा, और it is a true condition। We know every number is greater than and equal to itself, is it or not? Every number 1 is greater than equal to 1, true condition। 2 is greater than equal to 2, true condition। but 2 greater than 2 अगर लिखूंगा गलत हो जाएगा। यहाँ पे अगर इक्वल साइन नहीं होता तो ये गलत रिलेशन कहलाता। तो अगर we know A is greater than equal to A, तो simply A, belongs to R हो जाएगा, सिंपल। तो अगर A, A belongs to R तो R is रिफ्लेक्सिव, तो ये रिफ्लेक्सिव कहलाएगा, समझ में आ रही है। तो R is रिफ्लेक्सिव ऑन किसके ऊपर में, सेट n, इज इट क्लियर। सो नेक्स्ट मूव फॉर द एंटीसिमेट्रिक। तो एंटीसिमेट्रिक के लिए क्या बोलता है ये, एंटीसिमेट्रिक मतलब मुझे दो कंडीशन लेना है। लेट क्या लूंगा, A, B belongs to set n, let A, B belongs to set n, is it clear। तो सच दैट यहाँ पे मुझे मालूम क्या है, सच दैट A, B belongs to R and B, A is also belongs to R। मुझे प्रूव करना है A equal to B। अच्छा, तो A belongs to, यहाँ पे हो जाएगा तो A is greater than equal to B and B is greater than equal to according to the condition। तो ये कब पॉसिबल हो सकता है, वो A greater than equal to B and B greater than equal to A, इसका मतलब है A equal to B, is it clear। तो इसका मतलब क्या हो गया, R is an antisymmetric, R is an antisymmetric on set n, is it clear। तो अभी अगर ट्रांजिटिव के लिए मूव करते हैं, लेट्स मूव फॉर द ट्रांजिटिव रिलेशन। देखते हैं ट्रांजिटिव सेटिस्फाई करेगा कि नहीं, डेफिनेटली ट्रांजिटिव होगा, क्लियर, क्योंकि यहाँ पे तीन कंडीशन अगर कर रहे हैं, ग्रेटर देन, इज ग्रेटर देन और इज ग्रेटर देन इक्वल इज ऑलवेज ए ट्रांजिटिव रिलेशन, रिमेंबर दिस वन। तो अभी अगर हम लोग देखते हैं यहाँ पे तीन एलिमेंट लेंगे, लेट A, B, C belongs to set n, is it clear। तो let A, B, C अगर belongs to set n है तो मैं क्या करूंगा, such that
मैं लिखूंगा सच दैट a कॉमा बी बिलोंग्स टू R एंड b कॉमा c बिलोंग्स टू R। तो अगर ये कंडीशन सेटिस्फाई है तो a ग्रेटर देन इक्वल टू b एंड b इज आल्सो ग्रेटर देन इक्वल टू c। इसका मतलब क्या हो गया, a ग्रेटर देन इक्वल टू c, इसका मतलब हो गया a कॉमा c इज आल्सो बिलोंग्स टू R। इसका मतलब क्या हो गया, सो R इज ट्रांजिटिव, सो R इज ट्रांजिटिव, R is transitive on n। तो इसका मतलब देखिए रिफ्लेक्सिव हो गया, एंटीसिमेट्रिक हो गया, ट्रांजिटिव हो गया, सो R is a partial ordering relation, so R is a partial ordering relation। Please note it down, which is very important, clear, partial ordering relation। Hope you understood the concept of partial ordering relation। partial ordering relation मतलब reflexive, antisymmetric and transitive। क्लियर, पहले आप लोगों को रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक, एंटीसिमेट्रिक, ट्रांजिटिव ये सब केसेस को अच्छे से पढ़ना पड़ेगा। अगर अभी भी थोड़ा डाउट्स आ रहा है, यू गो एंड अगेन विजिट माय लेक्चर नंबर 3 to लेक्चर नंबर 6, देन इजीली यू विल बी एबल टू अंडरस्टैंड रिफ्लेक्सिव क्या है, रिफ्लेक्सिव क्या है, सिमेट्रिक क्या है, एंटीसिमेट्रिक क्या है, एसिमेट्रिक क्या है, फिर ट्रांजिटिव रिलेशन क्या है। तभी जाके इजीली हम लोग ये सब रिलेशन फॉर्म कर सकते हैं, जस्ट लाइक इक्विवेलेंस रिलेशन, पार्शियल ऑर्डरिंग रिलेशन। देखिए पार्शियल ऑर्डरिंग रिलेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू इन स्टेट बोर्ड CHSE एज वेल एज फॉर द एंट्रेंस कॉन्सेप्ट। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है। क्लियर, प्लीज नोट इट डाउन बाय पॉजिंग द वीडियो। क्लियर, hope you have understood the concept of partial ordering relation। now move to the another important relation, that is total ordering relation। तो total ordering relation क्या है, very simple, a relation R on A is a total ordering relation, total ordering relation if it is a partial ordering। तो क्या होना चाहिए, पार्शियल ऑर्डरिंग रिलेशन होना चाहिए। अगर वो पार्शियल ऑर्डरिंग नहीं है तो हम उसको टोटल ऑर्डरिंग नहीं बोल सकते। समझ में आ रहा है, इस डेफिनेटली और पार्शियल ऑर्डरिंग रिलेशन सेटिस्फाई करना चाहिए। इफ इट इज अ पार्शियल ऑर्डरिंग एंड ईदर a कॉमा b और b कॉमा a belongs to R for all a b belongs। अगर a b आपका सेट a को बिलोंग्स है तो आपको क्या होना चाहिए, इधर a b नहीं तो b है उसको बिलोंग्स करना चाहिए। समझ में आ रही है कि नहीं। जैसे कि सपोज आपका 1 2 3 4 एलिमेंट में है, सपोज 1 2 3 4 यहाँ पे 1 2 3 4, इज इट क्लियर। तो 1 2 3 4 है, मतलब ये रिफ्लेक्सिव, एंटीसिमेट्रिक, जिसमें से जो मैं रिलेशन बनाऊंगा वो पहले रिफ्लेक्सिव, एंटीसिमेट्रिक और उसके बाद क्या होना चाहिए, ट्रांजिटिव बनना चाहिए। सपोज मैं लिखूंगा यहाँ पे, क्या लिखूंगा, 1 1 2 2, फिर क्या लिखूंगा 3 3 लिख दिया मैंने। समझ में आ रही है, फिर 4 4 लिखा, आर यू गेटिंग मी क्लियर। उसके बाद क्या होना चाहिए, डेफिनेटली अगर ए बी बिलोंग्स टू सेट ए है तो डेफिनेटली कुछ भी एलिमेंट उसमें बिलोंग्स करे, इधर ए बी हो या बी हो, रहना चाहिए। मतलब 1 2 में लिख दिया, समझ में, 2 1 नहीं रहे, कोई डजंट मैटर, 2 1 रहने से भी हो सकता है, लेकिन वो फिर प्रॉब्लम हो जाएगा एंटीसिमेट्रिक, तो 1 2 रहेगा। लेकिन अभी देखिए 1 2 तो लिख दिया, लेकिन 2 3 भी है ना, तो 2 3 भी रहेगा, आर यू गेटिंग मी। फिर क्या है 3 4 है तो 3 4 भी रहेगा। समझ में आ रही है कि नहीं। फिर 1 4 भी रिलेटेड है, 1 2 2 3 3 4, तो फिर 1 4 वैसे करके देखना पड़ेगा वो पार्शियल ऑर्डरिंग हो रहा है कि नहीं हो रहा है। क्लियर, तो डिटेल्स में हम लोग को स्टडी करना पड़ेगा। देखिए यहाँ पे 1 2 है, 2 3 है, तो 1 3 भी रहना पड़ेगा। समझ में, नहीं तो ट्रांजिटिव नहीं कहलाएगा, आर यू गेटिंग मी क्लियर। तो 1 3 अरे 1 3 है तो 3 1 नहीं रहने से कोई दिक्कत नहीं। मतलब अगर ए बी दोनों सेट ए को बिलोंग्स है तो ए बी या बी है, दोनों रहने से हो सकता है, लेकिन वो दोनों रहने से फिर पार्शियल ऑर्डरिंग के लिए भी चेक करना पड़ता है, प्रॉब्लम हो जाएगा। तो 1 4 1 देखिए यहाँ पे 2 3 करेगा, 2 4 भी रहना जरूरी है, अदरवाइज नहीं हो पाएगा ट्रांजिटिव। सो 2 4 को भी रखना पड़ेगा, आर यू गेटिंग मी। तो सिंपल चीज देखिए यहाँ पे, तो ये देखिए रिफ्लेक्सिव हो गया पूरा, 1 1 2 2 3 3 4 4 है। फिर अभी एंटीसिमेट्रिक के लिए देखिए 1 2 है, 2 1 नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं है, 2 3 है, 3 2 नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है, 3 4 है, 4 3 नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है, 1 4 है, 4 1 नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है, 1 3 है, 3 1 नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है, 2 4 है बट 4 2 नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। सिंपल थी। देखिए अभी कनेक्ट जब करा 1 2 1 3 इज देयर, यस 1 3 नॉट एन इश्यू। अभी 3 कनेक्ट करा 2 3 3 4 3 3 करा 2 4, यस इज देयर, नॉट एन इश्यू। क्लियर, समझ में आ रहा है कि नहीं। अभी देखिए आप चीज को आराम से। अभी फिर से देखिए 1 4
4 किसको कनेक्ट करेगा? 4 किसी को भी कनेक्ट नहीं कर रहा है, तो नॉट एन इशू। 4 1 4 4 4, तो 1 4 तो है ही ना, कोई प्रॉब्लम नहीं है। फिर देखिए 1 3 3 किसको कनेक्ट कर रहा है? 3 किसको? 3 3 1 3 1 3 कनेक्ट। 2 4 3 2 4, तो 2 4 इज देयर। तो सिंपली ये क्या हो जाएगा? पार्शियल ऑर्डरिंग रिलेशन होगा, एज वेल एज इसको हम लोग टोटल ऑर्डरिंग रिलेशन भी बोल सकते हैं। क्यों बोल सकते हैं? बिकॉज देखिए ए बी बिलोंग्स टू ए है, और देखिए सारा चीज है यहाँ पे, बी ये होने से नहीं होगा। तो नेक्स्ट क्लास में हम लोग और भी सारा थोड़ा बहुत एग्जांपल डिस्कशन करेंगे टोटल ऑर्डरिंग के लिए। टोटल ऑर्डरिंग इज मोस्टली इंपॉर्टेंट, टोटली इंपॉर्टेंट फॉर द एंट्रेंस पॉइंट ऑफ व्यू, नॉट फॉर द बोर्ड लेवल। बोर्ड लेवल पे टोटल ऑर्डरिंग से इतना क्वेश्चन नहीं आता है, तो थोड़ा सा मैं आप लोगों को डेफिनेशन दे दिया और इसको दे दिया। नेक्स्ट क्लास और एक थोड़ा बहुत क्वेश्चन करवा दूंगा इसके ऊपर में। अब द नेक्स्ट lecture, next class is very important for all of us, because we will discuss equivalence class and partition subsets, जिसमें से क्वेश्चन मोस्टली पूछता है और बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है। तो हम लोग नेक्स्ट क्लास में वो सारा चीज को अच्छे से पढ़ेंगे एंड वी विल डिस्कस सम बोर्ड लेवल क्वेश्चन जो प्रीवियस क्वेश्चन में आया हुआ था, और होपफुली उसके बाद रिलेशन चैप्टर विल बी कंप्लीटेड। उसके बाद हम लोग फिर डिस्कशन करेंगे, थोड़ा बहुत एक्स्ट्रा क्वेश्चन करेंगे, एंट्रेंस रिलेटेड क्वेश्चन करेंगे, देन आफ्टर वी विल स्टार्ट द चैप्टर फंक्शन। होप यू हैव अंडरस्टूड द क्लास, होप यू हैव एंजॉयड द क्लास। और मुझे बहुत अच्छा लगेगा अगर आप बार बार वीडियो को देखेंगे, कमेंट करेंगे, लाइक करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे, शेयर करेंगे, एज मच एज शेयर यू डू। जितने बच्चों के पास पहुंचेगा ये वीडियो, सारा वीडियो, जितना भी लेक्चर्स का वीडियो, सब बच्चे को पढ़ना चाहिए, कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। होप यू लाइक द class. Thank you very much. All the best for your future. Bye bye. Goodbye.